हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड की पाठशाला। तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो में सेक्शन 1.5 कंप्लीट कर रहे थे, जेंडर इश्यूज़ चैप्टर 1 का, जो कि पेपर 5A का है। तो उस वीडियो में कुछ मैंने आपको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स करा दी थी, जैसे कि रामाकृष्णन मिशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, काफ़ी सारी हमने कवर कर ली थी। और कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं वो रह गई थी, जो कि हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैनी यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिंदू फिलॉसफी। तो जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, या फिर उनके आने से भी पहले, या जब हमारा कल्चर काफ़ी अच्छे तरीके से, जो हिंदू जो कल्चर है हमारा, फ़िलॉसफी जो है वो डेवलप हो गई थी, उस टाइम पे भी जब जो ब्रिटिशर्स जो हमारी कंट्री में आए थे, यूरोपियंस जो आए थे, वो भी हमारे कल्चर की वजह से, हमारी फ़िलॉसफी की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होके आए थे। और उसके आने के बाद भी जो है, जो हमारे कल्चर का उनको पता चला कि हिंदू जो हैं, या हिंदू कल्चर जो है वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से उनका खाना, रहना, पहनना, कपड़े वगैरह, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए वो। तो वही चीज़ हुई, जो उनके आने के बाद वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हिंदू फिलॉसफी से। और 1875 में एक रशियन स्पिरिचुअलिस्ट थी जिसका नाम था मैडम ब्लाविस्की, और एक अमेरिकन जिनका नाम कोलोनल ऑलकट। इन दोनों ने मिलके क्या फाउंड किया, थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडेशन इन्होंने रखी। कहाँ पे? इन अमेरिका। द सोसाइटी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। In 1886, they founded Theosophical Society at Adar near Madras, चेन्नई। अब पहले 1875 में तो इन्होंने फाउंडेशन रखी थियोसॉफिकल सोसाइटी की अमेरिका में, और उसके बाद फिर ये बहुत ज़्यादा जो थे कर्मा, जो कहते हैं ना कि कर्म, जिस तरीके से हम कर्म करते हैं उस तरीके से हमें फल मिलता है, वही जो कर्मा की जो डॉक्ट्राइन है उससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। और 1886 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडेशन कहाँ पे करी? मद्रास, चेन्नई में। एनी बेसेंट, an Irish woman who came to India in 1893, helped the Theosophical movement to gain strength। अभी एक इरिश वुमेन थी जो कि इंडिया में 1893 में आई थी। तो इन्होंने जो 1886 में ये फाउंडेशन रखी गई थी चेन्नई में, इसको मूवमेंट को बहुत ज़्यादा जो मदद करी कि ये स्ट्रेंथ गेन कर सके ये मूवमेंट। She propagated Vedic philosophy and urged Indians to take pride in their culture। अब उन्होंने क्या कहा, जैसे कि आज भी कई लोगों का मानना ये है कि इंडियन क्लोथ्स पहन लेते हैं अगर वो, या अगर इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड क्लास के हैं। तो उन्होंने यही चीज़ समझाने की कोशिश करी कि एनी बेसेंट ने, कि अपने कल्चर में इंडियंस को प्राइड करना चाहिए, अपने कल्चर पे, अपने रहने के तरीके पे, अपने क्लोथ्स पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही रिच है और बहुत ही अच्छा कल्चर है। The Theosophical stood for the revival of the ancient Indian religion and universal brotherhood। अब जो इन्होंने इस सोसाइटी में जो जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी, या जो भी मेंबर्स इसके साथ एसोसिएटेड थे, उनको यहाँ पे क्या कहा गया? थोकोफोरिस्ट्स। ठीक है, तो वो जो थे इस सोसाइटी के साथ जो है खड़े हुए, और उन्होंने क्या कहा? यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बढ़ावा देने की बात कही, और इंडियन रिलीजन के रिवाइवल की बात करी कि इतना जो इंडिया का रिलीजन है वो बहुत ही अच्छा है, हिंदू कल्चर जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो उसके बढ़ावे की बात कही गई। द यूनिकनेस ऑफ द मूवमेंट ले इन फैक्ट दैट इट वॉज spearheaded by foreigners who glorified Indian religious as and philosophical traditions। Annie Besant was the founder of the Central Hindu College in Banaras, which later developed into the Banaras Hindu University। Annie Besant herself made India her permanent home and played a prominent role in Indian politics। In 1917 she was elected president of Indian National Congress। तो अब एनी बेसेंट के बारे में बताया गया कि ये जो हैं, इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है उसकी भी फाउंडेशन रखी बनारस में, और जो कि बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई। और एनी बेसेंट ने अपना परमानेंट होम ही जो है वो इंडिया को बना लिया। इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी वो इंडियन कल्चर से, हिंदू फिलॉसफी से इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी कि उन्होंने परमानेंट होम ही इंडिया को बना लिया। और बाद में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की पॉलिटिक्स में, और 1917 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है प्रेसिडेंट भी चुनी गई थी।
चलिए, ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगला पढ़ लेते हैं विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर pioneered the widow remarriage movement, the first social reform cause that gained importance nationally and saw it to a successful conclusion। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, विडो रीमैरिज मूवमेंट को, और ये एक पहला ऐसा रिफॉर्म मूवमेंट बना था जिसने सिर्फ जो नेशनली है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन की थी। अभी तक जितने भी हमने मूवमेंट पढ़े वो सारे ही इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसने नेशनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन करी और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इसको एक कंक्लूजन जो मिला वो बहुत अच्छा कंक्लूजन मिला, क्योंकि ये विडो रीमैरिज जो विडो को पहले प्रथा थी, सती प्रथा, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो वो एक तरीके से बंद की गई, और जो विडोज़ को दोबारा रीमैरिज का अधिकार नहीं था उनको एक अधिकार दे दिया गया इस मूवमेंट के बाद। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट रही। द रिफॉर्म ही एडवोकेटेड एंड सो बिकेम लॉ दैट अ हाई कास्ट विडो could legally remarry, although its successful application in society was few and far between. Nevertheless, the widow remarriage movement was very important because it became the inspiration of other reform movements all over the country. अब उन्होंने क्या बताया कि ये जो मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, इससे एक लॉ तो बन गया था कि जो हाई कास्ट विडो हैं वो रीमैरिज कर सकती हैं, लीगली जो हैं वो रीमैरी कर सकती हैं, लेकिन अभी भी इसको अप्लाई करने में कुछ रुकावटें थी, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है लॉ बनाने से कुछ नहीं होता। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक कोई भी लॉ जो है वो मायने नहीं रखता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पहले लोगों की सोच बदलना। तो ठीक है, इसने पहला स्टेप इस मूवमेंट ने ले लिया था, एक लॉ बन गया था, और आगे जाके धीरे धीरे ये अप्लाई भी हो रहा था, लोगों की सोच जो है बदल रही थी। और लॉ बनने के बाद इस मूवमेंट ने, जैसे कि ये देखा गया कि सक्सेसफुल रहा ये मूवमेंट, तो इस मूवमेंट से इंस्पिरेशन लेके और भी काफ़ी सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं वो पूरी कंट्री में चलने लगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज बॉर्न इन अ पुअर ब्राह्मण फैमिली ऑफ बंगाल इन 1820। He was a renowned Sanskrit scholar and became the principal of the Sanskrit College in 1815. The Sanskrit College conferred on him the title of Vidyasagar because of his profound knowledge of Sanskrit. अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो पुअर ब्राह्मण फैमिली में बंगाल में बॉर्न हुए थे और एक संस्कृत स्कॉलर थे, बहुत ही फेमस, और संस्कृत कॉलेज जो है उसके प्रिंसिपल भी रह चुके थे। और ये संस्कृत कॉलेज ही जो है इन्होंने ही ईश्वर चंद्र जी को विद्यासागर की उपाधि दी थी, क्योंकि वो नॉलेज में जो संस्कृत जो है उसमें उनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल जो थे संस्कृत की, उनको बहुत नॉलेज थी। इसलिए जो संस्कृत कॉलेज है संस्कृत कॉलेज ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को ये जो विद्यासागर की उपाधि दी है ये इन्होंने ही दी है। चलिए नेक्स्ट मूवमेंट पे आ जाते हैं, चिपकू मूवमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है ये चिपकू मूवमेंट। The Chipko movement is an example of the ecological movement in the Himalayan foothill. According to the Ramchandra Gulia in his book Unquest Wood, villagers railed together to save the oak and rhododendron forests near their villages. When government forest contractors came to cut down the trees, the villagers, included large number of women, stepped forward to hug the trees to prevent villagers, including large number of women, forward to hug the trees to prevent their being felled. At stage was the question of villagers' subsistence. All of them relied on the forest to get firewood, fodder and other daily necessities. The conflict placed the livelihood needs of poor villagers against the government desire to degenerate revenues from selling timber. The economy of subsistence was pitted against the economy of profit. Along with this social inequality, villagers versus a government that requested commercial capitalist interest. The Chipko movement also raised the issue of ecological substantiability. Cutting down natural forests was a form of environmental destruction that had resulted in devastating floods and landslides in the region. For villagers, their red and green issues were interlinked. The survival depended on the survival of forest. Chipko movement also expressed the resentment of hill villagers against and distant government headquartered in the plains that seemed indifferent एंड हॉस्टाइल टू देयर कंसर्न्स। तो अब ये पूरे पैराग्राफ मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देती हूँ कि क्या इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है।
तो चिपको मूवमेंट जो है ये एक ऐसा मूवमेंट है जो कि इकोलॉजिकल या फिर हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड मूवमेंट है। इस मूवमेंट में रामचंद्र गुलिया ने अपनी बुक में बता रखा है, उनकी बुक का नाम है अनक्वाइट वुड। इसमें उन्होंने बता रखा है कि जब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो फॉरेस्ट में आए किस चीज़ के लिए, ट्रीज़ को कट करने के लिए, और वो चाह रहे थे कि वहाँ पे जो है ट्रीज़ को क्यों कट किया जाए, क्योंकि उनको टिम्बर वगैरह चाहिए था और जगह चाहिए थी। वहाँ पे फॉरेस्ट को पूरा कट किया जा रहा था। तो जो वहाँ के विलेजर्स थे उन्होंने क्या करा, हिमालयन फुट हिल की बात है ये, हिमालय के जो फुट हिल होते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं हिमालयन जो वो है पर्वत श्रृंखला है हिमालय जो, उसके जो जब हम बिल्कुल फुट्स पे आ जाते हैं, बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पे आ जाते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रीनरी होती है, वहाँ की बात है ये। तो वहाँ पे विलेजर्स ने क्या करा, उनको काटने नहीं दिया। और उन्होंने किस तरीके से रोका ये कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ जो थी या फॉरेस्ट जो था, वो सारे विलेजर्स जो हैं वो चेन बना के इकट्ठे हो गए और जो ट्रीज़ के चारों तरफ जो है वो हक करके खड़े हो गए ट्रीज़ को। तो इसीलिए इस मूवमेंट का नाम जो है वो चिपको मूवमेंट रखा गया। नाम से ही पता चल रहा है कि वो ट्रीज़ को चिपक गए, सारे जो ये विलेजर्स थे ट्रीज़ को हक कर लिया इन्होंने। और वो क्या चाहते थे कि इन ट्रीज़ को कट ना किया जाए, क्योंकि उनका जो लाइवलीहुड है फॉरेस्ट, जो वहाँ के विलेजर्स हैं, हिमालयन फुट हिल के विलेजर्स जो हैं, उनका लाइवलीहुड वो सारा जो है वो इसी फॉरेस्ट की वजह से चल रहा था। वहाँ से टिम्बर वगैरह लेते थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे, और इसी वजह से उनका जो लाइवलीहुड है वो चल रहा था। और गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने रिवेन्यू के लिए वो कट कर रही थी। तो ये मूवमेंट जो है ये इसलिए स्टार्ट किया गया। और दूसरा इसमें चीज़ क्या सामने रखी गई कि अगर इतने सारे फॉरेस्ट कट कर दिए जाएंगे तो इससे एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसमें दो मेन जो रीजंस थे चिपको मूवमेंट के वो यही थे कि एक तो इकोलॉजिकल जो डिसबैलेंस क्रिएट ना हो उसको सामने रखा गया, और दूसरा जो विलेजर्स थे वहाँ पे वो उनका इनकम सोर्स जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। नेक्स्ट, दलित मूवमेंट। Social movements of Dalit show a particular character. The word Dalit is commonly used in Marathi, Hindi, Gujarati and many other Indian languages, meaning the poor and oppressed person. तो दलित का मीनिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि गांधी जी के द्वारा ये जो वर्ड है दलित दिया गया था, और इसका मीनिंग है कि पर्सन ऑफ गॉड या पीपल ऑफ गॉड। तो ये दलित को जो है, जो अनटचेबल्स थे उनको गांधी जी ने ये नाम दे दिया था दलित, ताकि उनको कोई ये ना कहे कि तुम अनटचेबल हो। तो अनटचेबल जो थे ये दलित जो थे, इनके लिए एक मूवमेंट जो है शुरू किया गया। It was first used in the new context in Marathi. It refers to those who have been broken, ground down by those above them in a deliberate way. There has been a single unified Dalit movement in the country now or in the past. Different movements have highlighted different issues related to Dalits around different ideologies. Example, Satnami movement of the Chamars in Chhattisgarh, Adi Dharm movement in Punjab, Meher movement in Maharashtra, socio-political mobilization among the Jatwas of Agra and the anti-Brahman movement in South India. तो अब इसमें उन्होंने क्या बताया कि ऐसा कोई एक सिंगल यूनिफाइड मूवमेंट नहीं था पूरी कंट्री में जिसको पूरा नाम हम दे सके कि ये पूरा एक ही दलित मूवमेंट है। अलग अलग जगह पे जो दलित्स थे उनके इश्यूज से रिलेटेड जो है ये मूवमेंट्स चलाए गए हैं, कुछ नाम दे रखे हैं। और दलित मूवमेंट मेनली इसीलिए ही चलाया गया था कि जो इतना ज़्यादा हम उनको बैकवर्ड समझते हैं दलित्स को, वो चीज़ बंद हो और उनको भी एक इक्वल पोजीशन जो है हमारी सोसाइटी में मिले। तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था जो कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो, बस नॉर्मल सी बात आप ये याद रख सकते हो कि दलित मूवमेंट जो है वो क्या किस लिए स्टार्ट किया गया था, दलित्स के राइट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट है बैकवर्ड क्लास कास्ट मूवमेंट। The term backward classes has been in use in the different parts of the country since the late 19th century. तो 19th century से ही जो है ये backward class जो word है use में आ चुका है। It began to be used more widely in Madras Presidency since 1872, in the princely states of Mysore since 1918 and in Bombay Presidency since 1925. तो इन princely states में पहले, जैसे कि हमारी कंट्री अब स्टेट्स में डिवाइडेड है, बहुत सारी हमारी कितनी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो पहले जो हमारा इंडिया था बिफोर इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे जो स्टेट्स में डिवाइडेड नहीं था, प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है वहाँ पे राजाओं का साम्राज्य था। तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, वहाँ पे ये बता रखा है कि किस किस प्रिंसली स्टेट में जो है ये बैकवर्ड क्लास वर्ड यूज़ किया गया।
From the 1920s, a number of organizations united around the issue of caste sprang up in different parts of the country. These included the United Provinces Hindu Backward Class League, All India Backward Classes Federation, All India Backward Class League. In 1954, 88 organizations were counted working for the backward classes. तो धीरे धीरे जैसे जैसे 1920 के बाद से ये बैकवर्ड क्लास जो वर्ड है ये ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा और लोगों के साथ गलत होने लगा, उसी के साथ साथ जो है जितनी भी ये सोसाइटीज़ बनी हुई थी या जितनी भी ये इनके लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो ये ग्रुप्स बनाए गए थे कि उनके साथ गलत ना हो, ये सारे इकट्ठे हुए और 1954 में 88 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी टोटल काउंट की गई जो कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम कर रही थी. नेक्स्ट इज ट्राइबल मूवमेंट. अब ट्राइबल कौन होते हैं? ये ट्राइबल लोग तो आपको पता होगा, हिंदी में हम कह सकते हैं जनजाति. तो जनजातियों से आपको समझ आ गया होगा. Different tribal groups spread across the country may share common issues, but the distinctions between them are equally significant. Many of the tribal movements have been largely located in the so-called tribal belt in Middle India, such as the Santals, Hos, Orans, Mundas in Chota Nagpur and Santhal Pragnas. The region constitute the main part of what they come to be called Jharkhand. The issue against which the leaders of the movement in Jharkhand agitated were. तो इसमें क्या बताया गया कि ट्राइबल मूवमेंट्स, ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं वो पूरी कंट्री में फैले हुए हैं, लेकिन जो उनके इश्यूज़ हैं वो कॉमन जो हैं वो इश्यूज़ फेस करते हैं. वो सारे अलग अलग कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में फैले तो हुए हैं, लेकिन इश्यूज़ जो हैं वो सेम ही फेस करते हैं. कुछ डिस्टिंक्शंस भी हैं उनके बीच में जो कि वो फेस करते हैं. अब कुछ एरियाज़ बता रखे हैं और कुछ ट्राइबल्स ग्रुप्स के जो नाम हैं वो बता रखे हैं, जैसे कि संथाल, सोरांस, मुंडाज और संथाल प्रगनाज. तो ये कुछ जो हैं ग्रुप्स हैं ट्राइबल्स के जो कि झारखंड के रीजन जो है, झारखंड जो स्टेट है वहाँ पे पाए जाते हैं. और जो कुछ इश्यूज़ हैं, क्या क्या इश्यूज़ जो हैं ये ट्राइबल्स जो हैं वो फेस करते हैं और किस इश्यूज़ के अगेंस्ट जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया है, ये कुछ पॉइंट्स नीचे दे रखे हैं. ये पढ़ लेते हैं कि किन मूवमेंट्स किन इश्यूज़ को लेकर जो है ये ट्राइबल्स की मूवमेंट स्टार्ट की गई. एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर लार्ज इरिगेशन प्रोडक्ट्स एंड फायरिंग रेंजेस. तो लैंड के एक्विजिशन के लिए इनकी ये डिमांड थी कि इनको एक अलग लैंड चाहिए फॉर इरिगेशन प्रोडक्ट्स एंड फायरिंग रेंजेस. तो इनका जो लैंड गवर्नमेंट छीनना चाह रही तो इनकी ये डिमांड थी कि इनको एक अलग लैंड चाहिए. सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस विच वर हेल्ड अप, कैंप्स क्लोज डाउन एट्सेट्रा. तो इनको सेटलमेंट का इनका एक वो था इशू कि इनको सेटलमेंट के लिए भी लैंड चाहिए थी. सेटलमेंट इनकी अलग की जाए, अच्छे से इनकी सेटलमेंट की जाए, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर लैंड नहीं है या रहने की जगह नहीं है, फॉरेस्ट में ही है जो ये मेनली रहते हैं. तो एक सेटलमेंट का जो ऑपरेशन और सर्वे है इसके लिए जो इशू के ऊपर बात की गई थी. कलेक्शन ऑफ लोन्स, रेंट्स एंड कोऑपरेटिव ड्यूज़ विच वर रेजिस्टेड. तो एक ये कलेक्शन ऑफ लोन्स की बात की गई, रेंट्स और कोऑपरेटिव ड्यूज़ की बात की गई जो कि ये मना कर रहे थे, जो इसकी ये नहीं देना चाह रहे थे. ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसा ख़ास मूवमेंट नहीं था जिसका हम कह सकें यहाँ कि अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इनमें से जो एक इम्पॉर्टेंट है मूवमेंट वो एक ये है दलित मूवमेंट. इसमें से क्वेश्चन बन सकता है. एक चिपको मूवमेंट, एक ये विडो रीमैरिज मूवमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. तो आज ये जो है सेक्शन 1.5 हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये इतनी ही मूवमेंट्स थी जो कि रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हमारी कंट्री में इम्पॉर्टेंट थी वो हमने पढ़ ली हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.